हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा। सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, हमारा लेसन नंबर 7 चल रहा है, जिसमें हम परिवहन के बारे में पढ़ रहे थे। परिवहन की परिभाषा और परिवहन का थोड़ा सा वर्णन करके मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि उसकी डेफिनेशन क्या होती है, परिवहन की विशेषताएं क्या होती है, सब कुछ मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। आज हमारा टॉपिक है परिवहन के प्रकार। देखिए, परिवहन के प्रकारों को अगर देखें तो मुख्यतः 4 भागों में परिवहन को बांटा गया है। पहला स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन और एक आता आपका पाइपलाइन। मतलब कुल मिला के 4 तरीके से 4 भागों के अंदर परिवहन किया जाता है। और परिवहन का मतलब तो आप जानते ही हैं, परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने की एक प्रक्रिया है, जिसमें वस्तु और माल और व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। देखिए, परिवहन के प्रकार को शुरू करने से पहले जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे आज हम स्थल परिवहन। ठीक है, बाकी के जो वीडियो होंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इन टॉपिकों को। आज का जो टॉपिक है वो है स्थल परिवहन। और सबसे पहले स्थल परिवहन को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा परिवहन के बारे में बता देता हूं कि परिवहन का प्रयोग कहाँ किया जाता है और परिवहन किस प्रकार से स्थल, जल और वायु और पाइपलाइन से संबंधित है। देखिए, सबसे पहली लाइन आपको लिखनी क्या है, परिवहन के प्रकारों के अंतर्गत आपको यही लिखना है कि परिवहन के प्रकार में क्या क्या चीजें हैं। प्रकार तो है ही, लेकिन परिवहन के प्रकारों को शुरू करने से पहले आपको क्या लिखना है। देखिए, सबसे पहली चीज तो परिवहन का उपयोग कहां पर होता है। परिवहन का प्रयोग कहां पर होता है। देखिए, परिवहन का उपयोग होता है जैसे कि प्रादेशिक क्षेत्रों के अंदर, गांव है, कस्बा है, शहर है, राज्य में होता है। सबसे पहली चीज तो ये कि भाई परिवहन का उपयोग जहां आपकी नजर आती है वहां सब जगह होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर 4 बिंदु दिए हुए, स्थल, जल, वायु और पाइपलाइन। इन तीनों को छोड़ दीजिए, ठीक है, या इन तीनों को लीजिए। पाइपलाइन एक अलग व्यवस्था है। अगर मैं बात करूं स्थल परिवहन की, जल परिवहन की, वायु परिवहन की, पाइपलाइन को छोड़ दीजिए। ये जो 3 परिवहन है वस्तु और व्यक्ति का परिवहन करता है, जबकि पाइपलाइन जो है वो तरल पदार्थ, गैस या द्रव्य पदार्थों या अयस्कों का परिवहन करने के काम करता है। ठीक है, इसको भी मेंशन कर देते हैं। लिखेंगे क्या, पाइपलाइन को छोड़कर, ठीक है, छोड़कर स्थल, जल व वायु परिवहन व्यक्ति व वस्तुओं का क्या करता है, परिवहन करता है। ठीक है, मतलब पाइपलाइन जो है वो ना तो व्यक्ति का परिवहन करता है ना वस्तु का करता है। मतलब स्थल, जल और वायु परिवहन जो है वो व्यक्ति, वस्तु का परिवहन करता है, जबकि पाइपलाइन जो है तरल, गैस और द्रव्य का परिवहन करता है। क्लियर, आगे बात समझ में। कुल मिला के बात यह है कि पाइपलाइन को छोड़ दीजिए, स्थल, जल, वायु परिवहन तो परिवहन करता है किसका, व्यक्ति और वस्तुओं का। और बच गया जो पाइपलाइन है वो तरल, गैस और द्रव्य का परिवहन करता है। इसमें अयस्कों को भी ले लीजिए, अयस्कों का भी क्या करता है, परिवहन करता है। क्लियर, ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, परिवहन की गई वस्तु व सेवाओं के प्रकार लागत व उपलब्ध विधाओं पर निर्भर करता है। ठीक है, मतलब पैसा तो खर्च करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो मतलब परिवहन किस पे डिपेंड करता है, सुन लीजिए। परिवहन किस पे डिपेंड करता है, परिवहन की गई वस्तु व सेवाओं के प्रकार लागत और उपलब्ध विधा पर निर्भर करता है। आगे बात समझ में। परिवहन की गई वस्तुओं, ठीक है, परिवहन की गई वस्तुओं व सेवाओं, ठीक है, जो भी आप वस्तु भेज रहे हो, जो भी आप सेवा दे रहे हो, ये दोनों के दोनों जो प्रकार है के प्रकार किस पे डिपेंड करते हैं, लागत के ऊपर डिपेंड करता है और उपलब्ध विधा या विधि पर निर्भर करता है। कौन, परिवहन। और देखिए परिवहन के बारे में, देखिए परिवहन वस्तु की या माल की कीमत को बढ़ा देता है। अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब कोई माल जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर वो मूल्य जुड़ जाएगा। ठीक है, लिख देंगे, परिवहन माल व वस्तुओं की कीमत को क्या कर देता है, बढ़ा देता है।
ठीक है, अब सुनिए, अब मुख्य बिंदु सुन लीजिए। अब मैं तीनों बिंदुओं के बारे में एक साथ बता रहा हूं कि स्थल, जल, वायु और पाइपलाइन कैसे कार्य करते हैं। देखिए, सबसे पहला मैं बात करता हूं, जैसे कि स्थल परिवहन की बात कर लेते हैं और स्थल परिवहन में बात कर लेते हैं सड़क परिवहन की। ठीक है, फिर हम बात करेंगे किसकी, स्थल पे ये होता है रेल परिवहन। ठीक है, फिर हम बात करेंगे जैसे कि आपका जल परिवहन। ठीक है, फिर उसके बाद बात करेंगे हम वायु परिवहन। फिर हम बात करेंगे, शॉर्ट में बताऊंगा आपको, पाइपलाइन। अब देखिए मैं क्या बताना चाहता हूं आपको, सुनिए। तीनों बिंदुओं के अंदर, मतलब परिवहन शब्द में परिवहन के बारे में बता रहा हूं। देखिए, अगर मैं सड़क परिवहन की बात करूं तो सुन लीजिए, ये छोटी दूरी के लिए, या कैसे कह दीजिए कम दूरी व द्वार से द्वार के लिए उपयोगी परिवहन है। आगे बात समझ में, मतलब अगर मैं सड़क परिवहन की बात करूं तो भैया सीधी सी बात है, छोटी दूरी के लिए, मतलब आपको अगर छोटी दूरी तय करनी है तो आपको सड़क परिवहन उपयोग में लेना पड़ेगा, रेल परिवहन तो उपयोग लेना नहीं पड़ेगा। मान लीजिए आपको मंदिर जाना है या आपको स्कूल जाना है तो रेल से थोड़ी जाओगे, आप तो सड़क से जाओगे, तो मतलब वो छोटी दूरी है। तो छोटी दूरी और द्वार से द्वार का मतलब होता है एक घर से दूसरे घर अगर आपको जाना है तो सड़क परिवहन सबसे बेस्ट साधन है। ठीक है, अगर मैं रेल परिवहन की बात करूं तो रेल परिवहन क्या है, लंबी दूरी के लिए। ठीक है, लंबी दूरी व सस्ता परिवहन है। ठीक है, तीसरा जल परिवहन की बात करूं तो जितने भी भारी वाही जलयान जो होते हैं वो भारी से भारी माल को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संचालन का काम करता है। मतलब जितना वजनदार अगर माल है उसको लाने ले जाने का काम केवल एक ही परिवहन करता है, वो है जल परिवहन। ठीक है, लिख दीजिए भारी वाही जलयान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर परिवहन कार्य करता है। ठीक है, फिर आता है वायु परिवहन। देखिए, वायु परिवहन होता है बहुत महंगी से महंगी जो वस्तु होती है उस वस्तु का परिवहन करने में काम आता है, जैसे कि मूर्तियां है या गोल्ड है, हीरे जवाहरात जो है, उच्च मूल्यवान वस्तु। ठीक है, उच्च मूल्यवान वस्तु का परिवहन के लिए उपयोगी और कार्य बिल्कुल कैसा है, शीघ्रता से। ठीक है ना, आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना है शीघ्रता से, तो आपके लिए वायु परिवहन सबसे बेस्ट और उच्च मूल्यवान और सुरक्षित तरीके से अगर आपको कोई सामग्री ले जानी है तो वायु परिवहन सबसे बढ़िया साधन है। ठीक है, पाइपलाइन की बात करूं तो देखिए, तरल हो चाहे वो गैस हो चाहे वो द्रव्य हो, ये ठीक है, ये अयस्क जो होते हैं, ठीक है, चाहे वो आपके तरल अवस्था में हो, गैस अवस्था में हो, द्रव्य अवस्था में हो, अयस्कों का परिवहन में उपयोगी है। ठीक है, तो इस तरीके से अपना ये परिवहन कंप्लीट होता है। मैंने परिवहन के बारे में अभी आपको बताया। अब हम बात करेंगे किसकी, स्थल परिवहन की। शुरुआत करते हैं स्थल परिवहन की। मैंने अभी केवल मात्र आपको इन चारों बिंदुओं के बारे में बताया, मतलब परिवहन के प्रकारों के बारे में बताया कि भैया ये प्रकार है और किस तरीके से काम करते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। अब हम टॉपिक डालेंगे स्थल परिवहन की। और स्थल परिवहन आपको पता है मैंने दो टॉपिक डाल रखे, सड़क और रेल। मतलब स्थल परिवहन जो है वो दो प्रकार के होते हैं, सड़क परिवहन और रेल परिवहन। फिर हम बात करेंगे सड़क और रेलवे के अंदर सबसे पहला पॉइंट अपना होगा सड़क परिवहन। रेल परिवहन को अगले वीडियो में लेंगे क्योंकि ये सड़क परिवहन थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसलिए हम आज का जो टॉपिक लेंगे वो स्थल परिवहन में सड़क परिवहन का टॉपिक लेंगे। ठीक है, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए, हमारा पहला टॉपिक डाल लिया हमने, स्थल परिवहन के बारे में अध्ययन करेंगे। स्थल परिवहन किससे कहते हैं आप सब जानते हैं। स्थल परिवहन क्या होता है, एक ऐसा परिवहन जो कि आपके स्थल भूभाग पर मौजूद होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपका सड़क परिवहन और रेल परिवहन, ये दोनों के दोनों जो उदाहरण है वो किसके हैं, स्थल परिवहन के। और इनका काम क्या है, वस्तु व माल को और व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाने का कार्य करता है। ये स्थल परिवहन कहलाता है। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं डेफिनेशन को। अब देखिए, स्थल परिवहन को कितने भागों में बांटा है, सड़क परिवहन और रेल परिवहन, मतलब दो भागों में इसको डिवाइड किया है। हम बात करेंगे सबसे पहले, आज का जो मुख्य बिंदु है वो है सड़क परिवहन। देखिए, सड़क परिवहन जो होता है वो क्या काम करता है, वो काम करता है वस्तु व सेवाओं का संचलन स्थल पर, मतलब संचलन का कार्य कहां पर होता है, सड़क परिवहन पर। ठीक है, तो इसको मेंशन कर देंगे अपन, क्या लिखेंगे, वस्तुओं व सेवाओं
का संचलन कहां पर होता है? स्थल पर होता है। ये सब जानते हैं कि भाई जो भी वस्तु होती है, जो भी सेवाएं होती है, उसका संचालन कहां पर होता है? स्थल पर होता है। ठीक है। अब देखिए, अगर हम पुराने समय में अगर हम जाएं तो भैया अचानक से तो कोई सड़क परिवहन आ नहीं गया, उसको भी टाइम लगा है। देखिए, वर्षों पहले पशुओं का उपयोग होता था बोझा ढोने के लिए, और वो सारा कार्य कहां पर होता था? सड़कों के ऊपर होता था। कहां पर होता था? सड़कों पर। ठीक है, इसको मेंशन कर दें। मैं क्या क्या लिखना है वो सब मैं लिख रहा हूं टुकड़ों में, और बढ़िया तरीके से आपको इसका आंसर लिख के बताऊंगा। आपको ये ध्यान रखना, जो मैं बोल रहा हूं, जो लिख रहा हूं, उसको आप अपने नोट्स में डालते रहना, जिससे आपको ये पता रहेगा। रामायण पढ़ने की जरूरत नहीं, आपकी किताब में रामायण है, तो आपको मैं शॉर्ट तरीके से पॉइंट टू पॉइंट डालकर एक एक तीर का निशान लगा के इसको वर्णन कर दूंगा। ठीक है। वर्षों पहले पशुओं का उपयोग बोझा ढोने में होता था। वह सड़क का उपयोग करते थे। ठीक है, यहां पे सड़क का उपयोग हो रहा है। ठीक है। अब देखिए, परिवहन में क्रांति कब आई? देखिए, परिवहन में क्रांति आई 18वीं शताब्दी में, जब भाप का इंजन का आविष्कार हुआ था। प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग कब? 1825 में। और कहां से कहां चालू किया गया था आपको मैं बता दूं, उत्तरी इंग्लैंड के स्टाकटन और डर्लिंगटन के स्थानों के मध्य में प्रारंभ हुआ था। और फिर रेल मार्ग जो है वो रेल मार्ग 19वीं शताब्दी में फिर लोकप्रिय हो गया, बहुत ज्यादा विकसित हो गया, जब आपका ये रेल मार्ग या ये रेल चली थी, जब विदेशों के अंदर इंग्लैंड में ये काम हुआ था। फिर भाप का इंजन का आविष्कार हो गया, और यही भाप का इंजन सड़क के परिवहन में क्रांति लाने का कार्य किया। मतलब सबसे पहले तो भाप का इंजन बना रेल का, फिर उसके बाद में आपके सड़कों के ऊपर चलने वाली जो जितनी भी परिवहन है, उन परिवहनों का विकास हुआ। ठीक है। तो इसमें हमको लिखना क्या है, सुन लीजिए। परिवहन में क्रांति कब आई? देखिए, परिवहन में क्रांति 18वीं शताब्दी में। ठीक है, कब आई? 18वीं शताब्दी में। जब आपका क्या बना था? भाप का इंजन बना था, इंजन बना। आगे वसन में फिर हुआ क्या? प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग, प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग कब तैयार किया गया? आपको पता है 1825 के अंदर, 1825 में। और कहां पर? इंग्लैंड के अंदर, और वो भी उत्तरी इंग्लैंड। उत्तरी इंग्लैंड में कहां से कहां? उत्तरी इंग्लैंड के एक भाग है स्टाकटन से, कहां पर? डर्लिंगटन। आगे बात समझ में, स्काटन से डर्लिंगटन के स्थानों के मध्य में प्रारंभ किया गया, के मध्य प्रारंभ किया। ठीक है। अब सुनिए आगे क्या होता है। उसके बाद में रेल मार्ग जो है 19वीं शताब्दी में बहुत ज्यादा क्या हो गया? लोकप्रिय हो गया। उसके बाद 19वीं शताब्दी में रेल परिवहन लोकप्रिय हुआ। अब जैसे रेल परिवहन लोकप्रिय हुआ तो क्या हुआ? इंजन का आविष्कार तो हो ही गया था, सड़कों की गुणवत्ता और उस पे चलने वाले सड़क परिवहन में भी क्या आ गई? क्रांति आ गई। ठीक है, लिख देंगे कब? इंजन के आविष्कार के बाद सड़क गुणवत्ता में अधिकता व सड़क परिवहन में क्या आ गई? क्रांति आ गई। आगे वसन में भाई, जब इंजन बन गया तो सड़क की गुणवत्ता में बढ़ोतरी हुई। सड़क की गुणवत्ता में बढ़ोतरी हुई तो भैया उस पर चलने वाले जितने भी परिवहन हैं उसमें भी क्रांति आ गई। आगे वसन में स्थल परिवहन में पाइपलाइन है, राजमार्ग है, तार मार्ग है, ये विशेषकर इनको रखा गया है। अब जैसे कि तरल है, द्रव्य है, गैस, अयस्क है, ये पाइपलाइन के द्वारा परिवहन होता था। कुल मिला के स्थल परिवहन में जो जो चीज इंपॉर्टेंट थी देख लीजिए। स्थल परिवहन में एक तो आपका कौन सा भाग? एक आपका पाइपलाइन वाला पार्ट, क्योंकि स्थल परिवहन पर यही था, पाइपलाइन तो स्थल परिवहन पे संबंधित है। इसके अलावा आपका राजमार्ग विकसित हुआ, इसके अलावा आपका तार मार्ग विकसित हुआ। ठीक है, ये सारे धीरे धीरे क्या होते गए? विकसित होते गए। इसके अलावा आपके तरल है, गैस है, द्रव्य है का परिवहन होने लगा।
धीरे धीरे इनमें भी क्या होने लगा, विकास होने लगा। सड़क परिवहन आपको मैंने पहले बताया था, सड़क परिवहन कम दूरी के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। सड़क परिवहन कम दूरी के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को। ये तो मैंने बात की किसकी, सड़क परिवहन की। अब मैं बात करता हूं सड़क परिवहन का ही टॉपिक है सड़कें। सड़कें क्या होती है, सड़कें कितने प्रकार की होती है, दो तरह की सड़कें होती है, कच्ची सड़कें, पक्की सड़कें, उनकी परिभाषा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहां तक आपके समझ में आ गया होगा कि सड़क परिवहन होता क्या है। अब टॉपिक डाल लीजिए सड़कें। देखिए हम बात कर लेते हैं सड़कें की। सड़कें होती क्या, सुन लीजिए। छोटी दूरियों के लिए सड़क परिवहन महत्वपूर्ण है, जो कि एक द्वार से द्वार के लिए जरूरी है और व्यक्ति व वस्तुओं को सुगमता से सेवा प्रदान करने का कार्य करती है। क्या कहलाती है, सड़कें। लिख लीजिए, छोटी दूरियों के लिए सड़क परिवहन उपयोगी है। पहली चीज, ठीक है, यह वस्तुओं व माल तथा व्यक्तियों को द्वार से द्वार तक सेवा देता है। यह कहलाती है सड़कें, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट आता है सड़कों के प्रकार। तो आपको मैं बता दूं, सड़क दो प्रकार की होती है। एक आपकी कच्ची सड़कें और दूसरी आपकी है पक्की सड़कें। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट डाल लेंगे अपन, कच्ची सड़कें। आपको मैं बता दूं कि जो कच्ची सड़कें होती है, इसकी विशेषता है, एक तो इसके अंदर जो निर्माणता होती है, मतलब इसका निर्माण का जो खर्चा होता है, बहुत ही सरल और कम लागत में ये तैयार हो जाती है। पहली चीज, ठीक है, यह सड़कें कम लागत व सरलता से तैयार की जाती है, ठीक है। मतलब बहुत ही कम मात्रा में खर्चा आता है और फटाफट ये तैयार हो जाती है। लेकिन एक समस्या है, ये सभी ऋतुओं में क्या होती है, प्रभावित होती है। क्यों, क्योंकि ये जल्दी ही टूट जाती है। आगे बात समझ में, वर्षा ऋतु में खत्म हो जाती है, बिल्कुल लिख देंगे, वर्षा ऋतु में टूट जाती है, चलने योग्य नहीं रहती। आगे बात समझ में, तो ये तो हो गई कच्ची सड़कें। दूसरा आता अपना कौन सा, पक्की सड़कें। और सीधी सी बात है, पक्की सड़कें जो होती है, एक तो इसमें लागत में भी खर्चा ज्यादा आता है, ठीक है, निर्माण में क्या आती है, अधिक लागत आती है, पहली चीज। दूसरी चीज आपको मैं बता दूं कि अगर मूसलाधार वर्षा हो रही है या बाढ़ जैसी स्थिति हो रही है, तभी ये टूटती है, ठीक है। बाढ़ की स्थिति में ही क्या होती है, टूट जाती है। आगे बसन में ये आपकी पक्की सड़कें होगी, ठीक है। आगे बसन में भैया ये सड़क के बारे में कि सड़क एक छोटी दूरी के लिए महत्वपूर्ण है, वस्तु माल व व्यक्तियों को सुगमता से ले जाती है। सड़कों के प्रकार की बात करूं तो सड़क दो तरह की होती है, कच्ची सड़क, पक्की सड़क। कच्ची सड़क जो होती है वो कम लागत और सरलता से तैयार की जाती है। लेकिन समस्या ये है कि जैसे ऋतु बदलती है, तो जैसे वर्षा हो गई तो सड़कें टूट जाती है, चलने योग्य नहीं रह पाती है, मूसलाधार वर्षा हो गई तो बह जाती है। पक्की सड़कें होती है, निर्माण में अधिक लागत आती है, बाढ़ से ही प्रभावित होती है। चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, चलिए यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए सड़कों के बारे में और क्या विशेषता है मैं आपके सामने बताता हूं। देखिए सड़क जो होती है वो देश के अंदर व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने में और पर्यटन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। सड़कें लिख देंगे, सड़कें देश के व्यापार, वाणिज्य व पर्यटन में विकास का कार्य करती है। यह सड़कों का एक अहम योगदान है। अगर मैं बात करूं सड़कों का, देखिए विकासशील व विकसित देशों में सड़कों को अगर देखें, सड़कों की अगर गुणवत्ता को देखें, सड़कों की गुणवत्ता में क्या आता है, अंतर आता है। अगर मैं बात करूं विकासशील देशों की, अगर मैं बात करूं विकसित देशों की, तो अगर मैं दोनों की बात करूं तो भैया सड़कों में अंतर आता है, क्योंकि सड़क पर भारी खर्च आता है। तो मैं बात करूं विकसित देशों की, तो विकसित देशों के अंदर अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कें मिलेगी, जबकि विकासशील देशों में कम गुणवत्ता वाली सड़कें आपको मिलेगी, ठीक है। लिख देंगे विकसित
देशों में अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कें मिलती है क्योंकि खर्च अधिक आता है। आगे सम विकासशील देशों में नहीं मिलेगी आपको, आगे बात समझ में। बड़े राजमार्ग आपको कहां मिलेंगे? विकसित देशों में आपको देखने को मिलेंगे बड़े राजमार्ग। ठीक है, अब मैं विश्व स्तर पे जाता हूं। देखिए, विश्व की कुल मोटर वाहक चलाने योग्य सड़कों की लंबाई अगर हम बात करूं, जहां पर मोटर वाहन चलते हैं 1.5 लाख, मतलब 150 लाख किलोमीटर, जिसका 33% उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। आगे बात समझ में, सड़कों की लंबाई की बात कर रहा हूं मैं, इसको मेंशन कर देंगे, इंपोर्टेंट आपका मोस्ट लगा लीजिए, न्यू टाइप का छोटा क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, लिखेंगे विश्व की कुल मोटर वाहन, ठीक है, जहां पर गाड़ियां चलती है, उन गाड़ी चलाने योग्य सड़कों की कुल लंबाई की अगर हम बात करें, इतना 150 लाख, आगे बात सब 150 लाख किलोमीटर। ठीक है, अब इस 150 लाख किलोमीटर है जिसका 33% भाग आपको कहां मिलेगा? उत्तरी अमेरिका में मिलता है। मतलब सबसे ज्यादा आपको अगर सड़कों की लंबाई मिलेगी तो उत्तरी अमेरिका में मिलेगी। आगे बात समझ, सर्वाधिक सड़क घनत्व व सबसे अधिक वाहनों की संख्या यूरोप की तुलना में अगर देखा जाए तो उत्तरी अमेरिका में आपको सबसे ज्यादा मिलेगा। आगे बात समझ, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसी के अंदर एक टॉपिक मैं जोड़ रहा हूं आपको, यातायात प्रवाह। देखिए, एक टॉपिक लिखा हुआ आपके, एक टॉपिक जुड़ा हुआ आपके यातायात प्रवाह का। यातायात प्रवाह होता क्या? रोड पर, सड़क पर बहने वाले वाहनों की संख्या का अनुपात। मतलब यह कि सड़कें यातायात की जरूरत के अनुरूप विकसित ना हो पाए तो सड़कों के ऊपर संकुलता बढ़ जाती है। और अगर इस चीज को अगर आपको देखना है तो यातायात का जो दीर्घकालीन संकुलता है, मतलब लंबा संकुलता जो बढ़ती है, वो उच्च और निम्न बिंदुओं पर आप देख सकते हैं। देखिए कब? विशेषकर समय होता है जैसे काम करने लोग गए, ठीक है, उससे पहले, या फिर काम करके अगर लौट रहे हैं उस टाइम पे आप देखते होंगे कि रोड पर भयंकर तरीके से भीड़ जमा हो जाती है। उस प्रवाह की बात कर रहा हूं, उसे कहते हैं यातायात प्रवाह। ठीक है, अब इसको लिखना कैसे सुन लीजिए। सड़कें यातायात की जरूरत के अनुरूप, लिखेंगे सड़कें यातायात के, या हम कह सकते हैं सड़कें यातायात की जरूरत के अनुरूप, ठीक है, की जरूरत के अनुरूप विकसित नहीं होते तो आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा सड़कों पर वाहनों की संकुलता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, बढ़ेगी। अब इसको आपको देखना है तो कब देखोगे? नगर की सड़कों का दीर्घकालीन संकुलता पाई जाती है। यातायात का शीर्ष बिंदु व निम्न बिंदु को देखना है, या आप लिख लीजिए यातायात का प्रवाह देखना है तो काम जाते समय व आते समय देखें। अब जब देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यातायात प्रवाह होता क्या है। सीधी सी बात है, यातायात का बहना। आगे बात समय, यातायात जब बह रहा है तो उसे बोलते हैं यातायात प्रवाह। मतलब सड़क जो होती है वो यातायात की जरूरत के अनुरूप अगर विकसित ना हो पाए तो सड़कों पर संकुलता बढ़ जाती है, मतलब उसके ऊपर वजन बढ़ जाता है। नगरों की सड़कों पर दीर्घकालीन संकुलता पाई जाती है, लंबे समय तक संकुलता पाई जाती है। यातायात की जो शीर्ष उच्च बिंदु होता है वो गर्त बिंदु होता है, मतलब निम्न बिंदु होता है, उन सड़कों पर विशेष जो दिन होता है उस समय देख सकते हैं। कौन सा टाइम देखोगे आप देखोगे जब व्यक्ति काम करने जाता है और यह व्यक्ति काम कर लौटता है, उस टाइम पे आप देख सकते हो, आप देखते हो भारी भीड़ आपको देखने को मिलेगी, उसे हम कहते हैं यातायात प्रवाह। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं महामार्गों की। विश्व में कितने महामार्ग कहां कहां पर अपना प्रभाव जमाए हुए हैं, उन मार्गों की हम बात कर लेते हैं। बोलेंगे महामार्ग, टॉपिक डाल लीजिए महामार्ग, यहां तक आप उतार लीजिए।
देखिए भाई, सड़क परिवहन में हम बात करते हैं महामार्गों की। देखिए महामार्गों की विशेषता सुन लीजिए पहले तो। लंबी दूरी को जोड़ने में या दूरस्थ स्थानों को जोड़ने के लिए पक्की जो सड़कें होती है उसे हम क्या कहते हैं? महामार्ग। लिख लीजिए, दूर के स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें क्या कहलाती है? महामार्ग कहलाते हैं। बिल्कुल सिंपल सी मैंने आपके सामने परिभाषा रख दी है। इनकी कुछ विशेषताएं भी है। यहां लेन का उपयोग करते हैं, देखते हैं ना, 4 लेन, यातायात लेन बोल दीजिए इसको, ठीक है, 4 लाइन यातायात लेन, देखते हैं ना, 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन, लेने होती है, लाइन, ठीक है। यहां पर मिलेगा आपको फ्लाई ओवर, यहां पर कई सारे आपको पुल मिलेंगे, पुल भी आपको मिलेंगे। यहां पर आपको दोहरे वाहन मार्ग आपको मिलेंगे। यहां पर आपको 80 मीटर चौड़ी सड़कें मिलेगी आपको। आगे बात समझ में। और एक खास बात यह है कि ये जो नगर और बंदरगाह को जोड़ते हैं, क्या? महामार्ग। ये विशेषता हो गई। एक तो दूर के स्थानों को जोड़ने में काम करती है, पक्की सड़कें कहलाती है। फिर क्या करती है काम? एक तो यातायात लेन, फ्लाईओवर, पुल, दोहरे वाहन और मार्ग, और 80 मीटर चौड़ी सड़कें और नगर को बंदरगाह से जोड़ने वाले ये मार्ग होते हैं, इसको बोलते हैं महामार्ग, ठीक है। अब ऐसे महामार्ग आपको देखने को कहां मिलेंगे? सुन लीजिए। अब मैं एक एक देश में जाऊंगा और आपको मैं बताऊंगा, महाद्वीपों में जाऊंगा कि वहां पर कैसी स्थिति है। जैसे कि हम बात करते हैं अमेरिका की, अंडरलाइन कर लो यहां नीचे। अमेरिका में देखिए, अमेरिका के अंदर महामार्गों का घनत्व सबसे ऊंचा माना गया है, ठीक है, लिख देंगे इसको। अमेरिका में महामार्गों का घनत्व सर्वाधिक है, सबसे पहली चीज। आगे बात समझ, बहुत छोटा छोटा आंसर लिखवाऊंगा आपको। लगभग कितना? देखिए लगभग 0.65 किलोमीटर प्रति वर्ग। आगे बात समझ, प्रति वर्ग किलोमीटर आपको घनत्व मिलेगा कितना? 0.65 का, ठीक है। प्रत्येक स्थान महामार्गों से 20 किलोमीटर की दूरी पर है अमेरिका के अंदर, ठीक है। प्रत्येक स्थान महामार्गों से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। यह अमेरिका की विशेषता है महामार्गों से संबंधित। और सुनिए इसकी विशेषता, आपने एक नाम सुना होगा, क्या? पान अमेरिकन, ठीक है, पान अमेरिकन महामार्ग, अमेरिकन महामार्ग। इसकी मैं बात कर दूं, ये अमेरिका में महामार्ग है, पान अमेरिकन महामार्ग। इसके द्वारा अब कौन कौन से क्षेत्र जुड़ते हैं देख लीजिए। के द्वारा आपका भाग एक जुड़ता है दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। इसके बाद में एक क्षेत्र जुड़ेगा मध्य अमेरिका के देश, मध्य अमेरिका के देश जुड़ गया इस मार्ग से। फिर यह जुड़ता है कहां पर? संयुक्त राज्य अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका के सभी भाग होते हुए कहां पहुंच गया? कनाडा के आसपास के क्षेत्रों तथा कनाडा के आसपास के क्षेत्र को यह महामार्ग क्या करता है? जोड़ता है, ठीक है। इतनी सी बात मैंने आपको बताई है ये अमेरिका के बारे में, ठीक है। इतना ही आप याद कर लोगे और इतना लिख दोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए यहां तक आप उतार लीजिए। अब लिखेंगे यूरोप के बारे में, ये अमेरिका के बारे में। अब ये अंडरलाइन कर लिया करो इस जगह, है ना, जिससे आपको पता रहेगा कि अमेरिका के बारे में, फिर यूरोप के बारे में, फिर रूस के बारे में, भारत, चीन, सबके बारे में बताऊंगा। यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए यूरोप की बात कर लेते हैं। यूरोप में वाहनों की बहुत विशाल संख्या है तथा महामार्गों की सुविकसित जाल मौजूद है। इतनी सी लाइन आपको यूरोप के बारे में लिखना है, ठीक है। यूरोप में वाहनों की संख्या अधिक है। आगे बात समझ। और महामार्ग व महामार्गों की व्यवस्था कैसी है? सुविकसित है। बस इतना सा लिख देना, मिल जाएगा नंबर आपको। अब लिखिए रूस के बारे में। देखिए मैं रूस की बात करूं तो यूराल के पश्चिम में स्थित, रूस के यूराल के पश्चिम में स्थित, अब देखिए कौन सा मार्ग? यूराल के पश्चिम में स्थित आपके
औद्योगिक प्रदेश है, वहां पे महामार्ग जो है वो सघन है, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र है तो मार्ग ही मार्ग वहां पर उपस्थित है। ठीक है, तो रूस के यूराल के पश्चिम में औद्योगिक प्रदेश के कारण महामार्गों का जाल मौजूद है। आगे वसन वहां पे बड़ा जाल मौजूद है। ठीक है, और हम कह सकते हैं इसे धुरी मास को भी कह सकते हैं, यह औद्योगिक क्षेत्र है, यह धुरी मास को कहलाता है। मतलब ये क्योंकि सारे मार्ग यहां पर मौजूद है, क्योंकि यहां पर औद्योगिक प्रदेश है, सारे मार्ग यहां पर आकर मिलते हैं, इसलिए इसे हम धुरी मास को मतलब मास्को का एक केंद्र बिंदु भी कहते हैं, क्योंकि सारे जितने भी मार्ग वो यहां पे आके मिल जाते हैं, इसलिए इसको हम क्या कह देते हैं, धुरी मास को। चलिए यहां तक आपके समझ में आ गया होगा रूस के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं चाइना के बारे में, चीन। देखिए चीन की अगर मैं बात करूं, देखिए चीन की बात करूं तो ये महामार्ग प्रमुख नगरों को जोड़ते हुए देश में क्रिस क्रॉस करते हुए, मतलब क्रिस क्रॉस का मतलब होता है इस तरीके से, ऐसे क्रॉस करता है, इस तरीके से रोड बनाने का कार्य चाइना के अंदर आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। आगे बात सर में लिख देंगे इसके अंदर, चीन में महामार्गों के कारण, या आप लिख दीजिए चीन में महामार्ग प्रमुख नगरों को जोड़ते हुए, ऐसे लिखेंगे, चीन में महामार्ग प्रमुख नगरों को जोड़ते हुए क्रिस क्रॉस बनाते हैं। क्लियर, आगे बात समझ में। अब सुनिए ये मार्ग कहां कहां से होते हुए जाते हैं, ये जाते हैं पहला संघाई, संघाई से पहुंचा कहां पर आपके 700 से कहां पर, एक क्षेत्र का नाम है गवासगवा, गवागजाओ में जोड़ते हुए जाल बनाते हैं ये महामार्ग। इतना सा आप लिख दीजिए। अब बात कर लेते हैं भारत की। भारत की स्थिति कैसी है सुन लीजिए, अनेक महामार्ग है, जितने भी प्रमुख शहर है नगर है उसको जोड़ने का काम करते हैं। यह है महामार्ग शहर व नगरों को जोड़ते हैं। उदाहरण के तौर पर एक महामार्ग है मार्ग संख्या 7, वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है। ठीक है, महामार्ग संख्या 7 ये जाता है कहां पर, वाराणसी से कन्याकुमारी को जोड़ता है। एक यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है, देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय महामार्ग इसे माना गया है, महामार्ग संख्या 7 को, ध्यान रखना मैं लिख देता हूं, देश का सबसे बड़ा महामार्ग कौन सा है, संख्या 7, वाराणसी से कन्याकुमारी। एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है इसके अंदर, स्वर्णिम चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज किसे कहते हैं आपको मैं बताऊं, कोलकाता है, चेन्नई है, दिल्ली है और एक है मुंबई। इन तीनों को अगर कोई मार्ग जोड़ता है, ये अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा बनाया गया जो मार्ग था, स्वर्णिम चतुर्भुज के नाम से इसको जानते हैं। क्वेश्चन आता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसे कहते हैं, 4 महामार्गों को जोड़कर बनाया गया, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, इन सबको जोड़ा और एक महामार्ग तैयार हुआ, उसे हम बोले स्वर्णिम चतुर्भुज। एक लास्ट का टॉपिक और है अफ्रीका। देखिए अफ्रीका में एक महामार्ग है जो कि उत्तर में स्थित है, अल्जीरियस से लेकर गुआना के जो कोनारिक्री है उसको जोड़ने का काम करता है, कैरो केपटाउन से ये जुड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से अफ्रीका के बारे में आप लिख लेना, यहां तक आप उतार लीजिए, मैं बताऊंगा सीमावर्ती सड़कें किसे कहते हैं। ठीक है, यहां तक आप उतार लीजिए। अगला टॉपिक अपना सीमावर्ती सड़कें किसे कहते हैं। सीधी सी बात है, सीमावर्ती सड़कें होती है अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के सहारे बनाई गई सड़कों को सीमावर्ती सड़कें कहते हैं। जैसे कि पाकिस्तान, चीन, ठीक है, अफगानिस्तान, ये जो देश हैं ये अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं उनके करीब करीब, मतलब उन दोनों के बीच में जो बॉर्डर लाइन होती है उस बॉर्डर लाइन पे ही इन सड़कों का निर्माण किया जाता है, इनको बोलते हैं सीमावर्ती सड़कें। इसका उपयोग कहाँ होता है, इनका उपयोग होता है गांव और सैन्य शिविरों तक वस्तु पहुंचाने का कार्य इसमें किया जाता है। इतनी सी बात आपको सीमावर्ती सड़कों के अंदर लिखना है। और इसी के साथ में हमारा स्थल परिवहन का
सड़क परिवहन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रेल परिवहन के बारे में। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।